नमस्कार दोस्तों। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका साथ में मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स देश। 2001 के अंदर शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अंदर पहली बार इन देशों का नाम जो है वो सामने आया था, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री के रूप में। उसके बाद 2006 के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई न्यूयॉर्क सिटी में इन देशों की। 2009 के अंदर पहली बार ऑफिशियल समिट रशिया के अंदर की गई और 2010 के अंदर इन ब्रिक देशों में, अभी तक 2009 में ब्रिक देश मिल रहे थे जिसके अंदर साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2010 के अंदर यहां पे साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता है और ये देश बनते हैं ब्रिक्स देश। पर ब्रिक्स देश का एक्सपांशन यहीं तक सीमित नहीं होता। 2018 के अंदर साउथ अफ्रीका के द्वारा एक प्रपोजल पेश किया जाता है जिसके अंदर साउथ अफ्रीका कहता है कि हम लोगों को ब्रिक्स को एक्सपांड करना चाहिए, जिस चीज को चाइना भी सपोर्ट करता है। हालांकि ब्राजील, रशिया और इंडिया ना तो इसके अगेंस्ट में है ना इसके फेवर में। इनका डाउट यह है कि अगर ब्रिक्स देश एक्सपांड होते हैं तो इनकी पावर का क्या, इनकी हेजीमनी का क्या। जिसके बाद रिसेंटली अगले महीने में अगस्त में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर एक एजेंडा यह भी होगा कि किन देशों को ब्रिक्स देशों के अंदर जोड़ना है, कैसे ब्रिक्स का एक्सपांशन करना है। उसी दौरान में साउथ अफ्रीका के टॉप डिप्लोमेट द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोज कॉलें आ रही हैं, कई सारे देश, लगभग 22 देश ब्रिक्स देशों के अंदर जुड़ने के लिए हमको अप्रोच कर चुके हैं फॉर्मल रूप से, और इतने ही नंबर में देश अप्रोच कर चुके हैं इनफॉर्मल रूप से। यानी कि 40 से ज्यादा देश लाइन लगाए खड़े हैं इन ब्रिक्स देशों के साथ में जुड़ने में, जिसके अंदर अर्जेंटीना, बांग्लादेश, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे कई सारे देश शामिल हैं जिनका इंटरेस्ट है ब्रिक्स देशों के अंदर जुड़ने का। बट सवाल उठता है कि इन देशों के पास में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे G20, जैसे यूनाइटेड नेशन, जहां पर ये लोग आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाई दिस ब्रिक्स कंट्री, क्यों ये लोग इस ब्रिक्स ग्रुपिंग के अंदर ही जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि वेस्टर्न हेजीमनी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, अगर आप 1945 देखोगे तो 1945 के बाद में जब सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में एक दौर उभर के आया जिस समय पर कई सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप की गई, जिस दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आई, उनमें IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल थी। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आप क्लियरली यहां देख सकते हो एक अमेरिकन सिटीजन बन सकता है। इवन IMF का प्रेसिडेंट केवल एक यूरोपियन सिटीजन बन सकता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मेन बॉडी है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन निकालती है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अंदर जिन देशों के पास में परमानेंट मेंबरशिप है और जिन देशों के पास में वीटो पावर है वो है US, चाइना, UK, फ्रांस और रशिया, जो दर्शाता है कि 3 वेस्टर्न देश जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न हेजीमनी क्रिएट कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म में। पर धीरे धीरे करके अब देशों का रुख बदल रहा है। विश्व के अंदर मैक्सिमम देश अब इस पावर स्ट्रगल का पार्ट नहीं होना चाहते। एक तरफ ना वो रशिया, चाइना का भाग होना चाहते हैं, ना ही दूसरी तरफ वो ब्रिटेन, US, फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों का भाग होना चाहते हैं। वो नॉन अलाइनमेंट रखते हुए अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में एक ब्रिक्स ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग के रूप में उनके लिए उभर के आने वाली है। इवन आप यहां पर कहोगे कि यहां पर तो सर रशिया और चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो फिर ये नॉन अलाइंड ग्रुपिंग कैसे हुई, उसे मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। इवन जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रियों की इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रिक्स देश जो कि डेवलपिंग देशों का ही समूह है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हो सकता है उन देशों के लिए जो अभी डेवलपिंग देश हैं और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से ब्रिक्स देश इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले समय में, क्यों 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स के सामने अब आस लगाए बैठे हैं, किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PDF सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, आप लोगों को UPSC के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना है, तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं।
जहां पर आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको कोर्स दिए जाएंगे जहां पर लाइव क्लासेस के हम लोग आपको पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों की क्लासेस टॉपर्स भी लेंगे जो आप लोगों की आंसर राइटिंग और ऐसे की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कंप्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज होगा, जीएस 1 2 3 4 सी सेट सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कराएंगे। ये सब कुछ आपको केवल 7,999 के अंदर मिलेगा। याद रखना 25 जुलाई के बाद उड़ान बैच की प्राइसेस बढ़ने वाली है 35% तक। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक मैंने पिन कर दी है। यहां पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेंगे और मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। तो रेफरल कोड याद रखना SRC10 है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा इन कोर्सेज के अंदर मैंने ऑप्शनल की बात नहीं की क्योंकि उड़ान बैच के अंदर ऑप्शनल डायरेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, आपको ऑप्शनल अलग से लेना पड़ेगा। हमारे पास में PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है। अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो ये 14,000 के अंदर अभी आपको पड़ेगा 14,999 के अंदर। हालांकि 35% प्राइस जो है वो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अभी जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो आपके सामने जो मैं मैप दिखा रहा हूं, इस मैप के अंदर वो देश हैं जो वेस्टर्न साइड में है और जो रशिया की साइड में है। रशिया की साइड में बहुत ही कम देश दिखाई देंगे आपको, जैसे रशिया खुद है, ईरान है, माली है, वेनेजुएला है, ये कहीं ना कहीं आपको रशिया की टीम में दिखाई देंगे। वहीं जो वेस्टर्न देश हैं जिसके अंदर यूएस है, कनाडा है, कई सारे यूरोपियन देश हैं, वो देखने को मिल रहा है। बट एक बड़े पैमाने में जो देश हैं वो चाहते हैं कि इस पावर स्ट्रगल का हम लोग भाग ना हो, बल्कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट रूप से अपने खुद के फेवर की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें, अपने देश के लोगों के हित की बात करें। ऐसी कंडीशन में भारी अमाउंट के अंदर जो देश हैं वो चाहते हैं कि वो पावर स्ट्रगल का भाग ना हो। ऐसी कंडीशन में जो G20 है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यहां पर या तो वेस्टर्न डोमिनेंस है या फिर प्रो रशियन डोमिनेंस है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये लोग एक नई ग्रुपिंग ढूंढ रहे हैं जो ब्रिक्स देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो रशिया चाइना है ना, तो फिर ये नॉन अलाइन कैसे हुई? क्योंकि इसके एजेंडा को रशिया और चाइना हाईजैक नहीं कर सकते। मतलब आपस में ये देश कोऑपरेट करते हैं, भारत को इंडिपेंडेंटली कोऑपरेट करना है तो इस तरीके से कर सकता है। तो डेवलपिंग कंट्रियों के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जो ब्रिक्स देश बनाए गए थे उसका जो मेन एजेंडा था वो उन देशों को साथ में लाना था जो डेवलपिंग कंट्रीज थी। ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रिक्स देश एक अच्छा फॉरम डेवलपिंग कंट्री के लिए भी हो सकता है। और आप अभी देख सकते हो कि डेवलपिंग कंट्री किस तरीके से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में उभर के आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिक्स देशों के कई सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर किसकी तरफ है, वेस्टर्न देशों की तरफ। तो वेस्टर्न देशों की तरफ से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। कैसे? तो देखो सबसे पहले जो है इनके द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2014 में, ताकि वेस्टर्न देशों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके। इतना ही नहीं, जनरली आपने वेस्टर्न देशों की हेजीमनी देखी होगी, वो दो कारण से। क्योंकि पहला, वेस्टर्न देशों ने इकोनॉमी के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्ड किया हुआ है, खास रूप से यूएस ने। क्योंकि यूएस का डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में देखने को मिलता है, ग्लोबल रिजर्व के रूप में देखने को मिलता है। रिसेंटली ब्रिक्स ने प्रपोज किया है कि क्यों ना ब्रिक्स की एक अलग करेंसी बनाई जाए जो आपस में एक्सचेंज करे। इवन IMF के HDR को भी शायद ये ब्रिक्स की करेंसी जो है वो आने वाले समय में रिप्लेस कर देगी, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं। इतना ही नहीं, एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी इनके द्वारा किया गया ताकि अगर किसी देश के ऊपर सैंक्शन लग जाए आपस में तो सिक्योरिटी बनी रहे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई देश वेस्टर्न देशों के खिलाफ जाता है तो उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया जाता है। जैसे रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया गया था। ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स देश जो है वह अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेटिव होगा, जो अपने आप में वेस्टर्न देशों की हेजीमनी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर देगा। इवन कई सारे ऐसे देश जिनके ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम वगैरह से बैन है, उन देशों के लिए ब्रिक्स देश काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, खास रूप से ईरान। इतना ही नहीं, इन देशों ने आपस में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कस्टम एग्रीमेंट किया हुआ है। कस्टम एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसकी वजह से देश जो है वो आपस में कस्टम को कम करते हैं, खत्म नहीं करते। ऐसी कंडीशन में आपस में ट्रेड जो है वो इजी होता है, जिसके कारण से इन देशों का आपस में ट्रेड जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन सारे देशों का डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में दूसरे देश जो है वो इन देशों के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं ताकि वेस्टर्न हेजीमनी को चैलेंज किया जा सके। अगर इन केस यूएस डॉलर का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का मिसयूज करता है
तो ब्रिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव उन देशों के लिए साबित हो सकता है। रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 22 से 24 अगस्त के बीच में, जहां पर कई सारे ग्लोबल लीडर को ही बुलाया गया, इवन 69 अलग अलग लीडर्स को अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स बुलाया गया, जो इस ब्रिक्स की समिट को अटेंड करेंगे, जो काफी ज्यादा साबित हो सकता है कि ब्रिक्स देशों को और ज्यादा किस तरीके से एक्सपांड किया जाए वो हम लोगों को समझ में आने वाला है। रिसेंटली अभी ये भी सामने आया है कि ब्रिक्स की इस मीटिंग के अंदर जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि रोम स्टैट्यूट के बाद में बना था, ये हालांकि इंटरनेशनल लेवल के लीडर को अरेस्ट करने के वारंट जारी नहीं कर सकता, किसी इंडिविजुअल को कर सकता है, पर इसने वारंट जारी किया था रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। इनका कहना था कि व्लादिमीर पुतिन ने जब से वॉर छेड़ी है उसके बाद में कई सारे वॉर क्राइम हुए, जिसके आधार पर इनका कहना था कि व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लेना चाहिए। हालांकि ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन इतनी आसानी से अरेस्ट होने वाले हैं नहीं। अब क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भाग है साउथ अफ्रीका, और रिसेंटली जो मीटिंग होने वाली है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाली है। ऐसी कंडीशन में अगर व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करें, जिसके कारण साउथ अफ्रीका का कहना था कि व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में ना आए। वो म्यूचुअली इन्होंने डिसाइड किया कि व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में नहीं आएंगे, उनकी बजाय लेवरोव जो है इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। हालांकि वेस्टर्न देशों ने फिर यहाँ पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका को कि साउथ अफ्रीका जो है वो कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो रहा है रशिया को लेके। हालांकि वो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा? जिस तरीके से ब्रिक्स को, क्या आप लोगों को लगता है कि एक्सपांड करना चाहिए? एक्सपांड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और एक्सपांड नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे देख सकते हो। इवन अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसोसिएटेड कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना हो, हमारी कोई भी ऑफरिंग को खरीदना है, तो ये QR कोड है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करना, इस QR कोड को स्कैन करना, उसके बाद में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी वेबसाइट के जरिए ले सकते हो। यहां पर याद रखना, PSI का AR का सब्सक्रिप्शन मतलब जो ऑप्शन है वो 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से ज्योग्राफी, 15 अगस्त से हिस्ट्री और 1 सितंबर से एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। आप लोग बिल्कुल से इसके अंदर जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।